गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो भैया, अपने जियोग्राफी में सेकंड चैप्टर चल रहा था और चैप्टर का नाम था अपने जनसंख्या वितरण घनत्व और वर्दी, मतलब अपने वर्ल्ड पॉपुलेशन की अपने चर्चा कर रहे थे, विश्व की जनसंख्या के बारे में अपने पढ़ रहे थे। अपने भैया इस चैप्टर की 2 क्लास हो चुकी है। फर्स्ट क्लास जो थी उसमें अपने बात की थी विश्व जनसंख्या की, जनसंख्या घनत्व क्या होता है, जनसंख्या घनत्व या वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक है, उन सारे बिंदुओं के ऊपर अपने लास्ट की जो 2 क्लास है उनमें चर्चा कर चुके हैं। अब अपने भैया इस चैप्टर के अंदर 2 से 3 टॉपिक अपने शेष रहे हैं। पहला जो टॉपिक आता है वो है जननांकीय संक्रमण सिद्धांत। इसके बाद में भैया जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्याएं या जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव, और तीसरा टॉपिक अपने जो शेष रहा है वो है जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, जिसमें अपने एक मेन जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है वो है थॉमस का सिद्धांत। ठीक है भैया, तो अपने थॉमस माल्थस का सिद्धांत है, लास्ट का अपना टॉपिक रहेगा। तो अपने सबसे पहले बात करते हैं भैया जननांकीय संक्रमण सिद्धांत है क्या। इस सिद्धांत का सबसे पहले प्रयोग या इस शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग है वो किसने किया, क्यों किया। देखो भैया, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत जो है वो क्यों दिया गया, सबसे पहले तो इसका उपयोग क्या है, क्या काम आता है ये सिद्धांत, ये किस लिए उपयोगी है। तो भैया जननांकीय संक्रमण सिद्धांत जो है, इस सिद्धांत से अपने क्या किया जाता है, किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन किया जाता है। किसी क्षेत्र की या किसी देश की या किसी राज्य की या किसी कस्बे की जनसंख्या का वर्णन करने के लिए, और साथ ही साथ में भविष्य में वहाँ की जनसंख्या कितनी बढ़ेगी, भविष्य में जनसंख्या में कितनी वृद्धि हो सकती है, भविष्य में जनसंख्या कहाँ तक पहुँच सकती है, इसका अनुमान लगाने के लिए भैया जो सिद्धांत काम में लिया जाता है, जो उपयोग किया जाता है, वह कौन सा है, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत। तो सीधा सा याद रख लो कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन करने प्लस साथ ही साथ में भविष्य की जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाने के लिए अपने कौन सा सिद्धांत काम में लेते हैं, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत। अब यहाँ पर भैया क्वेश्चन पूछा जाता है कि जननांकीय संक्रमण सिद्धांत जो है, इस शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग है वो किसने किया था। तो सबसे पहले प्रयोग किया गया था भैया नोटेस्टीन ने। सबसे पहली बार इस शब्द का प्रयोग किसने किया, नोटेस्टीन ने किया था। अब इस सिद्धांत में भैया अपने जो मुख्य रूप से जो मेन टॉपिक है वो क्या है, इस सिद्धांत की अवस्थाएं। देखो भैया जननांकीय संक्रमण सिद्धांत जो है, इस सिद्धांत की अपने 3 अवस्थाएं बताई गई है, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। देखो ये तीनों अवस्थाएं जो है वो एक प्रकार से क्या है, सुधार पूर्वक अवस्थाएं है। ठीक है, इनको अपने ऐसे समझ लो जैसे मान लो अपने विश्व है, विश्व के देशों की अपने 3 कैटेगरिया है। एक तो हो गए अविकसित देश, दूसरे हो गए विकासशील देश और तीसरे हो गए भैया विकसित देश। ठीक है, एक तो कौन से हो गए अविकसित, जैसे मान लो ये प्रथम अवस्था है, इसको मान लो अपने अविकसित देश। ठीक है, दूसरे कौन से हैं, अपने विकासशील देश, और तीसरे कौन से हैं, अपने विकसित देश। अब देखो भैया इन तीनों अवस्थाओं में क्या बातें कही गई है। प्रथम अवस्था जो है भैया, इस अवस्था में अपने अविकसित देशों का मतलब हो गया ऐसे देश जहां पर मतलब किसी प्रकार की कोई भौतिक सुख सुविधाएं नहीं है, किसी प्रकार की चिकित्सा सुविधाएं नहीं है, किसी प्रकार की अपने शिक्षा एजुकेशन से संबंधित मतलब वहां पे जो सुविधाएं है वो कैसी है, नाम मात्र की है या न के बराबर है। वो किस में आ जाएंगे, अपने प्रथम अवस्था में। सेकेंड अवस्था में कौन से होंगे, अपने जैसे विकासशील देश की बात करें तो मतलब जहाँ पे सुख सुविधाएं है, एजुकेशन से संबंधित है, अपने हॉस्पिटल वगैरह से संबंधित है, तकनीकी से वगैरह संबंधित है, वो क्या है, अच्छी अवस्था में है। और तीसरी अवस्था कौन सी हो जाएगी, सबसे श्रेष्ठ अवस्था। तो यहां पर देखो भैया अपने जनसंख्या जो है वो किस प्रकार से बढ़ती है, किस प्रकार से घटती है। प्रथम अवस्था की बात करें तो भैया प्रथम जो अवस्था है यहां पर जन्म दर कैसी रहेगी, उच्च रहती है। यहाँ पर जन्म दर कैसी रहती है, उच्च रहती है। क्यों, क्योंकि यहाँ के जो लोग होते हैं भैया उनमें किसका अभाव होता है, शिक्षा का अभाव होता है। समझ रहे हो, शिक्षा का अभाव होने की वजह से यहाँ पे क्या होती है, जन्म दर ज्यादा पाई जाती है। दूसरी बात, यहाँ पर जो मृत्यु दर होती है वो भी कैसी होती है, उच्च होती है। उच्च क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे चिकित्सीय जो सुविधाएं हैं उनका क्या होता है, अभाव होता है।
तीसरी बात करें तो यहां पर जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो भी क्या होती है, ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि अगर जन्म दर अधिक होगी तो जनसंख्या वृद्धि दर भी क्या होगी, ज्यादा होगी। यहां पर जीवन प्रत्याशा जो है वो कैसी होती है, कम होती है। मतलब आदमी की जो एवरेज उम्र है या एक आयु जो अपने कह सकते हैं वो क्या होती है, कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे भी आपने अभी आपको बताया कि कैसे देश आएंगे, यहाँ पर अविकसित देश आएंगे, निर्धन देश आएंगे, गरीब देश आएंगे। यहाँ पर वो लोग आएंगे जो अपने मतलब जंगलों में निवास करते हैं, अपने वनों में रहते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं, उन लोगों की यहाँ पर अपने चर्चा की जा रही है। आदिवासी लोगों की यहाँ पर अपने बात की जा रही है। तो वहाँ पर क्या होता है भैया, चिकित्सा सुविधाओं का अभाव होता है, शिक्षा का अभाव होता है, भौतिक सुख सुविधाओं का अभाव होता है, उनमें एजुकेशन की कमी होती है, उनमें ज्ञान की कमी होती है। इसकी वजह से क्या होता है, उनकी जीवन प्रत्याशा भी क्या होती है, कम होती है। क्यों? क्योंकि उनको चिकित्सीय सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पाती। इसके अलावा वहाँ के लोग कैसे होते हैं, प्रथम अवस्था में जो पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, अशिक्षित होते हैं, और साथ ही साथ उनमें तकनीकी ज्ञान की भी क्या होती है, कमी होती है। तो ये तो हो गई भैया अपने प्रथम अवस्था। ठीक है, अब दूसरी अवस्था की बात करें। दूसरी अवस्था देखो, अपने जैसे विकासशील देश जो है, विकासशील देश अपने जैसे श्रीलंका है भैया, अपने भारत है। तो अब भारत के अकॉर्डिंग चर्चा कर लो। जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भैया प्रारंभ में तो जन्म दर क्या होती है, ज्यादा होती है, लेकिन बाद में आगे जाके धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। जैसे आज से अगर अपने 100 साल पहले की बात करें तो अपने भैया भारत में शायद ही कोई ऐसे दंपति हो जिनके 2 या 2 से अधिक संतान ना हो। लेकिन अगर वर्तमान समय की अपने बात करें तो वर्तमान समय में हम 2 हमारे 1, या कई जगह पर हम 2 हमारे 2, इस प्रकार का माहौल चल रहा है। लेकिन अगर आज से 100 से 150 साल पहले देखें तो आप किसी भी फैमिली में जाके देख लो, जैसे अपने माता पिता की बात कर ले तो वो भी अपने 3 भाई 4 भाई या 4 भाई 2 बहन, तो वो क्या था, पहले यहाँ पर विकासशील जो देश थे यहाँ पर भी यह जन्म दर पहले क्या थी, ज़्यादा थी। लेकिन इन देशों ने धीरे धीरे क्या किया, विकास किया, ये विकसित होने के लिए प्रयास करे। तो विकसित होने के लिए जब इन्होंने प्रयास किया तो उन्होंने पाया कि अगर जन्म दर ज़्यादा होगी तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो अन्य सुविधाएं हैं उनकी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो यहाँ पर अब डिस्कस ये निकला है कि यहाँ पर जो जन्म दर होती है वो स्टार्टिंग में तो क्या होती है, ज़्यादा होती है, फिर धीरे धीरे उसमें क्या होने लग जाती है, कमी होने लग जाती है। और मृत्यु दर में भी यहाँ पर क्या होता है, सुधार होता है। मतलब इनके मुकाबले यहाँ पर मृत्यु दर कम होती है। मतलब इनसे बेटर अवस्था ये हो जाएगी भैया, समझ रहे हो। प्रथम अवस्था एक प्रकार से कमजोर अवस्था है, फिर इसमें यहाँ पर सुधार हो जाएगा और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये श्रेष्ठ हो जाएगी। इस प्रकार से अपने इनको समझ सकते हैं। यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर जो होती है उसमें भी क्या होता है भैया, सुधार होता है। इसके अलावा यहाँ पर जीवन प्रत्याशा जो है वो उसमें भी क्या होता है, सुधार होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भैया अपने चिकित्सीय सुविधा जो है उनका विस्तार हो जाता है, चिकित्सीय सुविधाएं प्राप्त होने लग जाती है। इसके अलावा यहाँ पर जो लोग होते हैं उनमें तकनीकी ज्ञान भी क्या होती है, वृद्धि होती है, तकनीकी ज्ञान भी सुधार होता है। जैसे अपने कौन से देश से भैया, भारत और श्रीलंका। तो कहने का मतलब हो गया, ये तो कौन सी अवस्था हो गई, सबसे डाउन अवस्था हो गई, सबसे निम्न अवस्था हो गई। ये कौन सी अवस्था हो गई, अपने मध्यम अवस्था हो गई। ये कौन सी अवस्था हो गई, उच्च अवस्था हो गई। इन तीनों अवस्थाओं को भैया अपने जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अविकसित, विकासशील और विकसित, इस हिसाब से अपने याद कर लो। मतलब जो अविकसित देश है, गरीब देश है, निर्धन देश है, जहाँ पर आदिवासी लोग पाए जाते हैं, वनों में रहते हैं, जंगलों में निवास करते हैं, वो तो कौन सी अवस्था में आ जाएंगे, इसमें। ठीक है, जो शहरों में रहते हैं, अच्छा जीवन चलाते हैं, अच्छा जीवन यापन है, जहाँ पर शिक्षा का प्रचार प्रसार है, चिकित्सा का प्रचार प्रसार है, तकनीकी ज्ञान है, नगरों में लोग रह रहे हैं, वो किस में आ जाएंगे, द्वितीय अवस्था में। और ये कौन सी आ जाएगी भैया, सबसे श्रेष्ठ अवस्था। तो तीसरी अवस्था जो होती है भैया, इसमें क्या होती है, जन्म दर में भी कम होती है। इनमें क्या हो जाएगी, जन्म दर कम हो जाएगी, या एक प्रकार से अपने कहे कि धीरे धीरे स्थिर हो जाएगी। मृत्यु दर भी क्या होती है, यहाँ पर कम होती है। क्यों? क्योंकि ये विकसित देश है, यहाँ पर सभी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होती है। इसके अलावा जनसंख्या स्थिर या बहुत कम वृद्धि होती है। यहाँ पर जनसंख्या या तो क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, या फिर जो वृद्धि होगी वो भी कैसी होगी, बहुत कम होगी, नाम मात्र की वृद्धि होगी। यहाँ के लोग जो होते हैं वो कैसे होते हैं, शिक्षित होते हैं, और उनमें तकनीकी ज्ञान भी क्या होता है, इन दोनों के मुकाबले ज़्यादा
होता है। इसके अलावा यहाँ की जो जनसंख्या होती है वो कैसी होती है, नगरीय जनसंख्या होती है, नगरों में निवास करती है। इन देशों की बात करें या तृतीय अवस्था में अपने बात करें तो कौन से देश आ जाएंगे, अपने जो विकसित देश है जैसे आपके अमेरिका है, अपने कनाडा है, अपने जापान है, अपने ब्रिटेन है, ये देश के लोग जो है वो कौन सी अवस्था में माने जाते हैं, अपने तृतीय अवस्था में। तो ये तो हो गया भैया अपने जननांकीय संक्रमण सिद्धांत। ध्यान रखना है इसका उपयोग क्यों किया जाता है, किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन करने के लिए और भविष्य में वहां की जनसंख्या कितनी बढ़ेगी घटेगी क्या होगा उसका पूर्वानुमान लगाने के लिए जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, नोटेस्टीन ने किया था। कितनी अवस्थाएं हैं, 3 अवस्थाएं हैं। तीनों अवस्थाएं किस प्रकार की है यह आपको मैं बता चुका हूं। अब बात करते हैं भैया जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्याएं। अब जनसंख्या वृद्धि होगी तो उससे कौन सी समस्याएं होगी या जनसंख्या वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, जनसंख्या बढ़ेगी तो भैया जो संसाधन है उन संसाधनों पर क्या बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा। कोई भी संसाधन मान लो, चाहे आपके प्राकृतिक संसाधन हो चाहे गैर प्राकृतिक संसाधन, जैसे मान लो कोयला है, पेट्रोलियम है। अब पेट्रोलियम है भैया ये संसाधन ही है, अगर जनसंख्या ज़्यादा होगी तो पेट्रोलियम की खपत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पेट्रोलियम पर दबाव बढ़ेगा या धीरे धीरे अपने कहे कि इन संसाधनों में एक प्रकार से क्या हो जाएगी, इनकी समाप्ति हो जाएगी। दूसरा अपने प्रदूषण बढ़ेगा। प्रदूषण कैसे बढ़ेगा, जितनी अधिक जनसंख्या बढ़ेगी उतनी ही ज़्यादा भैया अपने संसाधन वगैरह उद्योग धंधे वगैरह इनकी भी क्या होगी, ज़्यादा वृद्धि होगी और उससे अपने एक प्रकार से कहे कि जल प्रदूषण है या वाहनों से वायु प्रदूषण है, इस प्रकार की समस्या अपने उत्पन्न होगी। तीसरा अपने कह सकते हैं भरण पोषण की क्या होगी, कमी होगी। खाद्य पदार्थ जो है उनकी भी क्या होगी, कमी होगी। इसके अलावा भैया रोजगार की कमी होगी और अधिक जनसंख्या बढ़ेगी तो भैया भुखमरी, अपने गरीबी, इस प्रकार की समस्याएं भी अपने व्याप्त होगी। तो ये कोई नॉर्मल टॉपिक है, कोई विशेष नहीं है। अब बात करते हैं भैया अपने मेन टॉपिक, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। देखो भैया इसमें एक सिद्धांत आता है, वह प्रमुख सिद्धांत जो है वो कौन सा है, थॉमस माल्थस का सिद्धांत। ये सिद्धांत मेन है, कई बार इसके बारे में चर्चा कर ली जाती है। तो सबसे पहले भैया अपने जनसंख्या नियंत्रण के उपायों की बात करें तो देखो सबसे सिंपल साधारण जो उपाय अपने नॉर्मली अपने स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे हैं कि कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाए, परिवार नियोजन की प्रक्रिया अपनाई जाए, लोगों में शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए। जैसे अपने अभी देख रहे हैं आप, कई जनसंख्या नियंत्रण को रोकने के लिए या जनसंख्या पर एक प्रकार से नियंत्रण करने के लिए नियोजन, जनसंख्या नियोजन की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। कई प्रकार की अपनी चिकित्सा सुविधाएं अपने को प्राप्त हो रही है, कई प्रकार सरकार के द्वारा कई माध्यमों से प्रचार किया जा रहा है ताकि जनसंख्या को क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। लेकिन यहाँ पर जो मेन चीज है वो है भैया थॉमस माल्थस का सिद्धांत। देखो भैया थॉमस माल्थस जो थे इन्होंने जनसंख्या के ऊपर एक पंक्ति कही है और वह पंक्ति कब कही है, 1798। मतलब इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया, 1798 में। इन्होंने देखो एक बड़ी अच्छी पंक्ति कही है, इन्होंने कहा है कि जनसंख्या खाद्य पदार्थों की अपेक्षा कैसे बढ़ रही है, तेजी से बढ़ेगी। इन्होंने कहा कि जनसंख्या जो है वो खाद्य पदार्थों की अपेक्षा अगर तेजी से बढ़ेगी तो क्या होगा, जनसंख्या वृद्धि से अकाल, बीमारी और युद्ध से क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इन्होंने कहा कि जनसंख्या खाद्य पदार्थों की अपेक्षा तेजी से बढ़ेगी तो उससे क्या होगा भैया, अकाल की समस्या होगी, बीमारी होगी और संसाधनों के लिए लोगों में क्या होंगे, युद्ध होंगे और उसकी वजह से जनसंख्या ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। जैसे मान लो एक अपने उदाहरण से देखिए, एक आपने पंक्ति सुनी होगी, एक कहावत सुनी होगी कि एक अनार 100 बीमार, एक अनार 100 बीमार। मतलब अनार एक है भैया और उसको पाने वाले कितने लोग हैं, 100 लोग हैं। तो इससे क्या होगा, सामग्री एक है और उसको पाने वालों की संख्या क्या है, ज्यादा है। तो इससे क्या होगा भैया, इस चीज को प्राप्त करने के लिए इन 100 लोगों के मध्य क्या होगा, युद्ध होगा, इनके मध्य संघर्ष होगा। तो यही बात इन्होंने यहां पर कही है कि जनसंख्या जो है वो खाद्य पदार्थों की अपेक्षा तेजी से बढ़ेगी और वो बढ़ती है तो बढ़ने दो, प्रकृति जो है वो अपने आप उसको क्या कर लेगी, नियंत्रित
कर लेगी। क्यों? क्योंकि लोगों के पास में खाद्य सामग्री की फिर क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इससे क्या पड़ेगा, अपने अकाल पड़ेगा। इससे क्या होगा, बीमारियां बढ़ेगी और लोग जो है वो संसाधनों को या खाद्य वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए आपस में क्या करेंगे, युद्ध करेंगे, आपस में लड़ाइयां करेंगे और जनसंख्या ऑटोमेटिक वापस क्या हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी। इनका कहने का मतलब है कि जनसंख्या जो है वो प्रकृति अपने हिसाब से ऑटोमेटिक संतुलित कर लेती है। तो ये था भैया अपने चैप्टर 2 विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे भैया अपने चैप्टर 3 की। ओके, दैट्स